हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्षा साइंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 बलों को जाने। और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर मिलेगा 6 to 10 साइंस इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे बल क्या होता है और बल कितने प्रकार का होता है और बल किस प्रकार से लगता है। ठीक है, तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है जो हमें सोचने चाहिए। देखिए, जब भी तेज हवा चलती है तो हमें क्या लगता है कि हाँ, क्या हम उस हवा में चल पाते हैं आसानी से, या हमें ऐसा फील होता है कि हवा हमें पीछे की तरफ धकेल रही है। और दूसरा, जब हम किसी ढलान पर ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें ज्यादा ताकत लगती है ऊपर जाने के लिए, और जब हम ढलान से नीचे की ओर आते हैं तब हम आसानी से नीचे आ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसके अलावा ये आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो रगमनी है, रगमनी को लगा कि हवा उसे पीछे धकेल रही है। जब वो क्या कर रही थी, वो साइकिल से जा रही थी तो उसको लगा हवा उसे पीछे की ओर धकेल रही है। वो आसानी से नहीं जा पा रही थी। तो यानी कि तो क्या हो गया, तो साइकिल से जा रही थी तो विपरीत दिशा में उसको पैडल मारना क्या हो रहा था, कठिन हो रहा था। ठीक है। और दूसरी क्या कर रही थी, वो पहाड़ी पर चढ़ाई कर रही थी। जब वो पहाड़ी पर चढ़ाई कर रही थी तो उबड़ खाबड़ सड़कें थी। तो जब वो पैडल मार रही थी या साइकिल चला रही थी, उसको चलाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। और इसके अलावा जब हम प्लेन पर चलाते तब आसानी से चला पाते हैं, है ना। और जब ढलान, जब यानी कि वो पहाड़ी से नीचे की ओर आई थी, तो पैडल मारे बिना भी साइकिल तेजी से नीचे आने लगी थी। तो सोनाली ने कहा, ऐसा लग रहा है कि कोई हमें नीचे की ओर खींच रहा है। तो दो चीजें हैं, जब हम पहाड़ी से नीचे की ओर आते हैं ऐसा लगता है हम खुद ब खुद नीचे जा रहे हैं, कोई ना हमें खींच रहा होगा। और जब हम जा रहे होते हैं, हवा तेज आ रही होती है, तो उसके अगेंस्ट जब हमें जाना पड़ता है तो हमें ऐसा लगता है कोई चीज हमें पीछे की ओर धकेल रही है। यानी इसका मतलब क्या है कि हमें कई बार या तो खिंचाव महसूस होता है ना, कि कोई चीज हमें खींच रही है अपनी ओर, या हम क्या 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 महसूस होता है कि कोई चीज हमें पीछे की ओर धकेल रही है। ये खिंचाव और ये पीछे की तरफ धकेलना, ये सब क्या है? एक्चुअल में यही सब है हमारे क्या, बल। तो जब हमें किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं, धक्का लगाते हैं या किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम, बल। तो धक्का लगाने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे क्या, अपकर्षण। और खींचने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, अभिकर्षण। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम जा रहे थे और हवा क्या कर रही थी, हमें पीछे की ओर धकेल रही थी। यानी कि हवा हम पर क्या लगा रही थी, बल लगा रही थी, हमें आगे जाने से रोक रही थी। और जब हम पहाड़ी से नीचे की ओर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पहाड़ी हमें खुद ब खुद नीचे की ओर खींच रही है। ठीक है। तो यानी नीचे की ओर क्या लग रहा था, बल लग रहा था। ठीक है। तो सिंपल शब्दों में अगर हमसे कोई पूछे बल क्या होता है, हम क्या कहेंगे कि बल होता है या तो धक्का लगाना, और या क्या होता है, अपनी ओर चीजों को खींचना। हम डेली लाइफ में भी एग्जाम्पल देखते हैं। हम बहुत देखो, हम दो ही चीजें करते हैं जब भी हमें अपनी कोई ताकत लगानी होती है, या तो हम चीजों को अपनी ओर खींचते हैं या हम चीजों को अपने से दूर धकेलते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आपने ये देखा होगा, ड्रोन, हम क्या करते हैं, ड्रोन को अपनी ओर खींचते हैं। खींचते हैं का मतलब क्या हुआ, हम इसको अपनी तरफ अभिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, अभिकर्षित कर रहे हैं। और जैसे पेन है, मैं इसको क्या करूँ, उसको फेंक दूं, यानी कि मैं क्या करूंगी, उसको धक्का दे रही हूँ। क्या कैसे क्या किया, धक्का देकर मैंने इस पर बल लगाया, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब बारी ये आती है कि जब हम बल लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं या तो हम किस चीज को धक्का दे रहे हैं या किस चीज को अपनी ओर खींच रहे हैं, उसमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, उसमें दो चीजों की तो रिक्वायरमेंट है। मान लो मैं इसको दूर तरफ धकेल रही हूँ, एक तो मैं अपनी ताकत लगा रही हूँ, यानी एक तो मेरा हाथ चाहिएगा, और दूसरा जिस वस्तु पर मैं लगा रही हूँ। तो बल कब लगेगा, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आएंगी, है ना। और दो एक दूसरे के संपर्क में आएगी और कुछ क्रिया होगी, तभी तो बल लगेगा। तो बल लगने के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। ठीक है। तो बल तभी उत्पन्न होता है जब कम से कम दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। समझ के, अगर मुझे इसको दूर धकेलना है तो एक हाथ चाहिएगा और एक पेन चाहिएगा। ठीक है। तो अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो कैसे लगा रहे हैं हम फोर्स, साइकिल पर लगा रहे हैं ना, तो साइकिल को पकड़े हुए हैं हम, या पैर पैडल मार रहे हैं तो पैर से लगा रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो ये बल है, हर एक चीज को क्या बल को मापा जा सकता है कि हम कितना बल लगा रहे हैं, कि मैं इसको कितने बल से दूर धकेल रही हूँ या कितने बल से इसको मैं अपनी तरफ खींच रही हूँ। क्या इसको मापा जा सकता है? हाँ, मापा जा सकता है। अगर इसको मापा जा सकता है तो इसको मापने की इकाई क्या है? जैसे हम लंबाई को मापते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक एक, मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर क्या है, इसकी इकाई है ना। तो ऐसे बल को मापने की इकाई क्या है? तो जो बल को मापने की इकाई होती है वो क्या होती है,
न्यूटन होती है, और न्यूटन को किससे लिखा जाता है? एन से। किससे लिखते हैं हम? एन से, न्यूटन से। तो क्या कहेंगे, अगर मैं इसको धकेल रही हूँ तो मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन बल से इसको धक्का दिया, या 10 न्यूटन बल से मैंने इसको धक्का दिया। ठीक है, तो दो चीजें अभी तक हमने समझी है कि बल क्या होता है, किसी भी चीज को धक्का देना या किसी भी चीज को अपनी ओर खींचना। और ये कब होगा? जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे से पारस्परिक क्रियाएं करेंगी। अब बात आती है कि चलो बल तो लगा दिया, बल लगने के बाद क्या होगा? यानी बल हमने लगाया, और इस बल लगने का परिणाम क्या होता है? ठीक है, बल लगने का परिणाम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये पेन ऐसे रखा हुआ था, अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको अपनी तरफ खींचती हूँ, मैंने क्या किया? बल तो लगा, लेकिन बल लगने से क्या हुआ? पहले क्या हुआ था? ये रुका हुआ था, ये विराम अवस्था में था। जैसे ही मैंने इस पर बल लगाकर इसको अपनी ओर खींचा, तो ये किस में आ गया? गति में। तो बल लगने से क्या हो सकता है? कोई भी रुकी हुई वस्तु किस में आ सकती है? गति में आ सकती है। आ सकती है ना? उसके अलावा और क्या हो सकता है? मान लो ये पहले से ही गति कर रही थी, गति कर रही थी, गति कर रही थी, गति कर रही थी, और मैंने इसको रोक दिया। तो और क्या हो सकता है? बल लगने से जो वस्तु पहले से गति में थी, वो किस में आ सकती है? वो विराम अवस्था में आ सकती है। और सोचो, और क्या क्या हो सकता है बल लगाने से? और क्या क्या करते हैं हम बल लगाकर? आपने एक देखा होगा, हमारे पास कोई भी चीज, तो हम बल लगाकर से तोड़ मरोड़ सकते हैं उसको, है ना? तो क्या कर सकते हैं? बल लगाकर हम एक और काम क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु की हम शेप में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, शेप में बदलाव कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? मान लो एक बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल है, मान लो एक क्रिकेट की बॉल है, यहाँ पर एक बैट है। ठीक है, ये बॉल जैसे ही इस पर लगती है, टकराकर इस दिशा में चल जाती है। गति में तो पहले थी, इसने बैट ने इस बॉल पर क्या लगाया? बल लगाया। जब ऐसे, तो इसने इसकी क्या कर दी? दिशा में परिवर्तन कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बल लगाने के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? या तो कोई वस्तु विरामावस्था में हो, यानी कि रुकी हुई हो, वो किस में आ सकती है? गति में आ सकती है। और कोई वस्तु पहले से ही गति करती, हम बल लगाकर उसको क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। या तोड़ मरोड़ कर उसकी क्या कर सकते हैं? शेप को चेंज कर सकते हैं। या कोई चीज ऐसे जा रही थी, इधर से बल लगाया, तो हमने क्या कर दिया? इसकी अब दिशा बदल दी। दिशा बदल सकते हैं। और दो बल लगने के लिए दो वस्तुओं को आपस में क्रिया करना आवश्यक है। ठीक है, अब अगर कोई वस्तु, मान लो ये कोई बॉक्स है, ठीक है, ये कोई बॉक्स है, ना तो कोई इसको इधर खींच रहा है, ना कोई इसको इधर खींच रहा है, ना इसको इधर खींच रहा है, ये अपनी ही जगह पर है, ये विरामावस्था में है। तो क्या इस पर कोई बल नहीं लग रहा होगा? क्या बल तभी लगता है जब वस्तु को खींचा जाता है या उसको धकेला जाता है? नहीं, बल हर समय हर वस्तु पर लग रहा होता है। अगर वो अपनी जगह से नहीं हिल रही है, अगर ये विरामावस्था में, इसका मतलब ये है कि इस पर अलग अलग दिशाओं से बल लग रहा होगा, लेकिन समान मात्रा में लग रहा होगा। इस वजह से वो वस्तु हिल नहीं रही है। तो बल क्या कर देते हैं? एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। ठीक है, ये आप कैसे समझेंगे? देखिए, आ, एक मिनट, देखिए ऐसे समझिए आप। मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, एक व्यक्ति इसको इधर से धक्का दे रहा है, और एक व्यक्ति इसको इधर से धक्का दे रहा है। ठीक है, अब बल, दोनों बल लगा रहे हैं। अब बल कैसे लगा रहे हैं? अभी पढ़ा ना कि बल को हम माप सकते हैं, न्यूटन में माप सकते हैं। इधर वाला व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगा रहा है, और इधर वाला व्यक्ति 7 न्यूटन बल लगा रहा है। अब पहले तो ये सोचो, दोनों में से ज्यादा ताकत किसकी है? इस वाले व्यक्ति की है। तो किसकी चलेगी? इस वाले व्यक्ति की चलेगी। तो बॉक्स किधर जाएगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? जिस तरफ ज्यादा बल लग रहा होगा उसी दिशा में तो जाएगा। तो बल किस तरफ जाएगा? ये बॉक्स किस तरफ जाएगा? बॉक्स इस तरफ जाएगा, क्योंकि इस तरफ से बल ज्यादा लग रहा है। तो इस प्रकार से अगर इसी, एक व्यक्ति इधर से 5 न्यूटन लगा रहा है, एक व्यक्ति इधर से 5 न्यूटन लगा रहा है, इस तरफ से भी इस पर कितना ही बल लग रहा है? 5 न्यूटन। तो क्या बल लगेगा? मतलब बल तो लगेगा, क्या बॉक्स हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से इस पर समान मात्रा में बल लग रहा है, और दोनों तरफ से क्या हो रहा है? वो संतुलित, बैलेंस हो रहा है। तो ना इधर जाएगा, ना उधर जाएगा। तो किसी भी उसको धकेलने के लिए या अपनी ओर खींचने के लिए जो पहले से बल लग रहा होगा ना किसी वस्तु पे, हमें उससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। समझे? तो जब क्या, कि जब विरामावस्था में बल थी, तो उस पर हर तरफ से बल लग रहा था। तो अगर हमें, अगर उसको दूर धकेलना है, तो हमें इस दिशा में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। अगर हम इसको अपनी तरफ खींचना है, तो हमें इस दिशा में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं।
तो यहाँ से हमने अभी पढ़ा था कि बलों के प्रभाव, कि बल लगने से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। क्या क्या पढ़े अभी हमने, कि कोई वस्तु विरामावस्था में से थी, वो किस में आ सकती है, गति में आ सकती है ना, कि हम किसी भी वस्तु को धक्का दे दे, विरामावस्था में थी, हमने ज्यादा बल लगा दिया तो वो गति में आ गई। दूसरा क्या कर सकते हैं, उसकी चाल बदल सकते हैं, चाल यानी कि उसकी स्पीड, गति बदल सकते हैं। चल तो रही थी कोई वस्तु पहले से, हमने उसे और धक्का दे दिया तो क्या हो गई, उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई, है ना। और क्या कर सकते हैं हम, दिशा बदल सकते हैं, बल से क्या बदल सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं। जैसे आप वो बैट वाला एग्जांपल रख सकते हैं, किसी फील्डर ने बॉल फेंकी, बॉल तो कैसे फेंकी, सीधी फेंकी थी, हमने बैट से उसको अलग दिशा दे दी। और क्या कर सकते हैं कि कोई वस्तु पहले से गति में थी वो रुक गई, कैसे रुकती है, जैसे कि किसी ने शॉट मारा, किसी ने छक्का मारा, ठीक है, वो चाह रहा था छक्का मारना, लेकिन फील्डर तो खड़े होते हैं, तो क्या करेंगे, वो बॉल को पकड़ लेंगे। तो बॉल गति में आ रही थी, उन्होंने अपना बल लगा के उसकी गति को क्या कर दिया, रोक दिया। और क्या कर सकते हैं, बल लगाकर हम आकार बदल सकते हैं। देखो जैसे ये सिंपल रबड़ थी, ऐसी रबड़ थी, एक व्यक्ति ने इधर से बल लगाया, एक व्यक्ति ने इधर से बल लगाया, किस प्रकार से दिख रही है रबड़, देखो अब इतनी बड़ी दिखती है, इसकी आकार बदल गया ना। दूसरा, जैसे आटा गूंथते हैं हम, उसमें भी जैसे क्ले, क्ले के साथ सभी बच्चे खेलते हैं, आपने भी देखो क्ले को, तो उस पर हम फोर्स लगाकर उसको ऐसे दबाकर हम क्या बदल सकते हैं, उसकी शेप बदल सकते हैं। तो ये पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि बलों के प्रभाव क्या क्या होते हैं, तो ये सब आपने प्रभाव बताने हैं बल के, ठीक है। तब क्वेश्चन ये आता है, बल कितने प्रकार का होता है, बलों का वर्गीकरण। ये तो देख लिया कि बल या तो धक्का देना होता है या बल अपनी तरफ खींचना होता है, लेकिन किस किस प्रकार से बल लगेगा, ये तो कितने प्रकार का बल होगा। तो दो प्रकार के बल हमने पढ़ने हैं, एक पढ़ना है हमें संपर्क बल, दूसरा पढ़ना है हमें असंपर्क बल। संपर्क बल क्या, देखो संपर्क पहले ही बता रहे कि दो वस्तु आपस, देखो बल लगने के लिए दो वस्तुओं का होना जरूरी था, आपस में कुछ ना कुछ क्रिया करना जरूरी था। संपर्क का क्या मतलब है कि दो वस्तु आपस में बिल्कुल चिपक के काम करें, जब आपस में मिलेंगी तभी जाके वो बल लगाएंगे। तो जब वस्तुओं के बीच में भौतिक संपर्क हो, यानी चिपकी हुई है, तब जाके बल लगाएंगे। दूसरा है असंपर्क, असंपर्क का मतलब एक दूसरे को नहीं छू रही है, बिना छुए बल लगा रही है। क्या आप अपने माइंड में भी सोच पा रहे हैं कि कोई वस्तु बिना छुए या तो उसको अपनी तरफ खींच रही है या उससे को दूर धकेल रही है, क्या बिना छुए भी बल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। सोचो कैसे लग सकता है, अभी हम देखते हैं। तो देखिए संपर्क बल में कौन कौन से बल आएंगे। संपर्क बल में पहला बल हमने कौन सा पढ़ना है, पेशिया बल। पेशिया बल यानी मस्कुलर बल, हमारी पेशियां है ना हाथों की पैरों की। मान लो ये पेन मुझे उठाना है, ठीक है, उठाने के लिए कौन काम कर रहा है, पेशिया काम कर रही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़े, हाथ से इसको बिल्कुल पकड़ना पड़ा। ऐसे तो नहीं है ऐसे रखा हुआ था और मेरे से जादू से छू मंतर से इसको मैं ऐसे उठा पाऊं, नहीं। अगर मुझे इसको उठाना तो मुझे इसके मांसपेशियों को, मुझे अपने हाथों को क्या करना पड़ेगा, इसके संपर्क में आना पड़ेगा, तब जाके उठाएंगे। एक क्या होता है घर्षण बल, ये भी आगे पढ़ेंगे। इसके लिए भी दो वस्तुओं को आपस में जुड़ना पड़ेगा। उसके बाद आएंगे हमारे क्या, असंपर्क बल। असंपर्क बल में पढ़ेंगे हम चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। अभी नहीं बताते, एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, संपर्क बल यानी कि पेशीय बल। अभी बताया जैसे कि पेन को उठाना था, पेशियों की मदद से ही तो उठाएंगे, हाथ कैसे काम कर रहा है, पेशियों की मदद से काम कर रहे हैं ना, ये सिकुड़ती हैं और फैलती है, ऐसे काम करती है ना पेशियां। तो इसे छू मंतर से तो नहीं आएगा, ऐसे टच करना पड़ेगा, तो कांटेक्ट में आके, तो संपर्क में आके लगता है कौन सा बल, पेशिया बल। दूसरा देखो आपको ये लड़की सीढ़ियों चढ़ती हुई दिख रही होगी, ठीक है, सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए इसको बल लगाना पड़ रहा है, देखो इसको पैरों को ना बिल्कुल सीढ़ियों के कांटेक्ट में आना पड़ रहा है, तब ये बल लगाकर एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी तीसरी चढ़ पा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमें दौड़ रहे हैं या बाल्टी उठा रहे हैं, बाल्टी उठाने के लिए हम देखो उसको चीज को अपनी ओर खींच रहे हैं, है ना, खींचने के लिए हमें हाथों से बाल्टी को पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके कौन सा बल लगेगा, पेशीय बल, ठीक है। ऐसे जैसे हिरण है, पक्षी है, वो सब अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, शिकार कर रहे हैं कुछ भी। इंसान खुद से कोई काम कर रहा है तो उसको कौन सा बल लगाना पड़ेगा, पेशिया, हिलने डुलने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पेशिया बल मांसपेशियां लगाएंगे, हम अपने शरीर से काम कर रहे हैं और हमारे पास कोई मैजिक नहीं है, हमें वस्तु को छूना पड़ेगा। तो इसीलिए पेशिया बल किस में आएगा, संपर्क बल में। तो जो हमारी मांसपेशियों की क्रियाओं के कारण लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं, पेशिया बल कहते हैं। और ये तभी लगता है जब वस्तु सीधे संपर्क में, यानी हमने डायरेक्ट उसको क्या कर रखा हो, छू रखा हो। तो अब आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं अपने मन में और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है क्या, सब ये घर्षण। घर्षण, घर्षण किस तरह का बल होता है, देखिए आप एक चीज सोचिए,
मान लो कोई वस्तु है, ठीक है। हाँ, ये है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि इस पर भी 5 न्यूटन बल इधर से लग रहा है, 5, तो ये हिल नहीं रही है, ठीक है। संतुलित बल है। तो ऐसा, और ये आगे नहीं जा पा रही है, चलो आगे इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में नहीं जा पा रही है। तो कोई चीज अपनी जगह पर टिकी हुई है। तो अभी इस किसके संपर्क में आ गई है, किसके संपर्क में, ये फ्लोर के संपर्क में। फ्लोर यानी फर्श के, ये पत्थर ये रखा हुआ था, हमने बॉक्स इस पे रखा हुआ था फर्श पे, और ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो ये किसके कांटेक्ट में, फर्श के। यानी जो ये बॉक्स है और ये फर्श है, आपस में इन दोनों में कोई ना कोई क्रिया हो रही है। और ऐसी क्रिया हो रही है कि आपस में ये आगे जा ही नहीं पा रहा है। यानी ये बॉक्स इस पर कितना बल लगा रहा था, 5 न्यूटन का लगा रहा था फॉर एग्जाम्पल, तो फर्श भी उस पर उतना ही बल लगा रहा है, तो इसको आगे जाने ही नहीं दे रहा है। तो यानी कि इस दुनिया में कुछ इस तरह के बल भी हैं जो हमें, हमारे मूवमेंट को रोकते हैं, यानी हमारी गति को रोकते हैं। तो ऐसे बल जो हमारी गति को रोकते हैं, उसी बल को क्या कहा जाता है, घर्षण बल। क्या कहा जाता है, घर्षण बल। अच्छा, और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ठीक है। मान लो एक बॉल है, एक ना सीमेंट वाला फर्श है, ठीक है, एक सीमेंट वाला फर्श है। इस बॉल को हमने सीमेंट वाले फर्श पे रखा है। कौन सा फर्श है, सीमेंट वाला फर्श है। एक है बिल्कुल ऐसे चिकना फर्श है। कैसा है, चिकना फर्श है। इस पर भी सेम सेम साइज की दोनों बॉल है, ठीक है। और हम इस सेम ही गति से, सेम ही फोर्स से, मान लो 2 न्यूटन की फोर्स से इसको धक्का देते हैं, और 2 न्यूटन की फोर्स से इस बॉल को भी धक्का देते हैं। आपको क्या लगता है, वैसे भी आपने रियल लाइफ में देखा होगा, बॉल आसानी से आगे कौन से फर्श पर जा पाएगी, कौन से पर जा पाएगी। चिकने फर्श पर हम देखेंगे कि बॉल दूर तक जा पाएगी, मान लो यहाँ तक जा पाएगी। और सीमेंट वाले फर्श पे कहाँ तक जा पाए, यहाँ पर जा पाई। अब बारी आती है बल कैसे काम कर रहे हैं। देखो, अब अब कहा था कि बल लगने के लिए दो चीजों का आपस में संपर्क होना आवश्यक है। तो बॉल के संपर्क में क्या है, ये फर्श है, ठीक है। इस बॉल और सीमेंट के फर्श के बीच में क्रिया हो रही है। दूसरा, इस बॉल और जो ये चिकना फर्श है, इसके बीच में क्रिया हो रही है। तो दोनों अलग अलग प्रकार से हो रही है। क्यों, क्योंकि बॉल तो दोनों में सेम है, लेकिन फर्श दोनों में क्या है, अलग है। अब चिकना फर्श तो ऐसा है, ये इस तरह का बल लगा रहा है, मतलब ये कम बल लगा रहा होगा, तभी तो ये आसानी से चल, इसको रोक नहीं रहा, आसानी से दूर तक चला गया। और सीमेंट वाले फर्श में कई, थोड़ी दूर तक ही जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सीमेंट वाला फर्श उसको आगे बढ़ने से रोक रहा होगा, है ना। तो जो ये गति को रोकने वाला बल होता है ना, यही हमारा कौन सा बल होता है, घर्षण बल। यानी कि जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में होती है, तो उनमें कौन सा बल लगता है, घर्षण बल। और ये घर्षण बल किसी भी चीज को आगे बढ़ने से रोकता है। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि घर्षण बल कितना है, कितना नहीं, और घर्षण बल क्यों लगता है, घर्षण बल क्यों लगता है। देखिए, मान लो ये फर्श है, ठीक है, ये फर्श है, ये बॉल है। दो चीजें आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है, ऐसे जुड़ी हुई है। जब दो चीजें जुड़ी हुई होती है ना, अगर हम उनको ऐसे माइक्रोस्कोप पे देखें, बड़ा करके देखें इस जगह को, ये ना कुछ इस प्रकार की दिखाई देता है, ठीक है, इस प्रकार से जगह दिखाई देती है, ठीक है। और जो बॉल है, बॉल दिखने में हमें फिर भी ऐसे गोल गोल नजर आ रही है, बॉल हमें ऐसे खुरदरी नजर नहीं आ रही है। फिर भी बॉल का सरफेस भी कहीं ना कहीं हमें इस तरह का मिलेगा। इसका ज्यादा इस तरह का मिलेगा, इसका थोड़ा इस तरह का मिलेगा। तो क्या होगा, जब ये दोनों चीजें आपस में कांटेक्ट में आएंगी, तो ऐसे इंटरलॉकिंग हो जाती है, इसके अंदर ऐसे चला जाता है। तो ऐसे ऐसे चला जाता है। तो फिर ये इसको आगे बढ़ने से रोकता है। तो घर्षण बल किसकी वजह से लगता है, किसी भी वस्तु के अंदर जो इस तरह के सरफेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अनियमितता। क्या बोलते हैं, अनियमितता, ठीक है। ये अनियमितता होती है जिसकी वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ पाती। अब ये अनियमितता किस में ज्यादा होगी, देखो सीमेंट का फर्श तो पहले खुरदुरा था, इसके अंदर अनियमितता बहुत ज्यादा होगी। जो दूसरी चीज कॉन्टेक्ट में आएगी वो ज्यादा अंदर तक जाएगी, ठीक है। ज्यादा अंदर तक जाने के लिए इसको ज्यादा ताकत लगेगी, ऐसे सोच लो, तो चीजें कम दूर तक जाएगी। और चिकना फर्श है, इसके अंदर अनियमितताएं कम होगी, तो वो आसानी से उसको पार करके, इसको पार करके थोड़ी ज्यादा दूर तक चली जाएगी। लेकिन फिर भी एक दूर तक जाके हर चीज, कोई ना कोई चीज रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज निरंतर चलती रहती है, दुनिया में कभी रुकती ही नहीं है। क्यों नहीं रुकती है, क्योंकि कोई चीज कभी चल रही है, किसी भी सरफेस पर चल रही है, किसी भी तरह के फर्श पर चल रही है, पहाड़ पर चल रही है, बर्फ पर चल रही है, हमारे सिंपल फर्श पर चल रही है, कहीं पर भी चल रही है। तो जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आ रही है, तो कौन सा बल लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। तो उसमें जो
जो भी वो होगा सरफेस होगा उसके अंदर क्या होगी अनियमितता। किसी में ज्यादा होगी किसी में कम होगी, लेकिन होगी तो। जिसमें कम होगी चीजें दूर तक चली जाएगी, जिसमें ज्यादा अनियमितता होगी चीजें कम दूर तक जाएंगी। ठीक है। तो जो घर्षण बल होता है किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, वो अनियमितता पे डिपेंड करता है। तो जो खुरदरा होता है, जो खुरदरी चीजें होती हैं, उसका घर्षण बल क्या होता है, उसका घर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है। वो चीजों को ज्यादा जाने से रोकता है, वो ज्यादा ऐसे पकड़ के जकड़ के रखता है। और जो चीजें क्या होती हैं, चिकनी होती है, उनमें घर्षण क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ये आप डेली लाइफ में भी देखते हैं। जब हम सिंपल चल रहे होते हैं तो हम आराम से चलते हैं, जैसे ही किसी चिकने फर्श पर हो चले जाते हैं, किसी ने साबुन का पानी गिराया होता, हम एकदम से क्या करते हैं, हम एकदम से फिसल जाते हैं। क्यों, क्यों फिसल गए, क्योंकि वहां पर फर्श हमें रोक नहीं रहा था, फर्श बहुत ज्यादा चिकना हो गया था, उसकी अनियमितताएं बहुत कम हो गई थी, तो हम उस पर क्या हो गए, फिसल गए। तो घर्षण का होना भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, ताकि हम आसानी से चल सके। ठीक है, जहां घर्षण कम कर दोगे देखो फिसल गए, है ना। तो घर्षण बल हो जाएगा। तो घर्षण बल क्या होगा, कि यह तब होगा जब कोई वस्तु किसी अन्य सतह पर गति करती है। अभी बताया जैसे बॉल फर्श पर गति कर रही है, तो दो सतहों के बीच, यानी दो जो फर्श होंगे, दो जो वो होंगी जगह होंगी, दो सतहों के बीच एक बल उत्पन्न होगा, और जो गति का विरोध करता है। अब जैसे दो सतह आपस में टकरा गई, ऐसे पकड़ के रखता है उसको, आगे जाने से ये रोकेगा। इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम घर्षण कहते हैं। और ये हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है। हम इधर जाने की कोशिश करेंगे, ये हमें ऐसे पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। और ये किस पर निर्भर करता है, खुरदरेपन पर निर्भर करता है। खुरदरापन यानी कि अनियमितता, इस तरह की अनियमितता। ठीक है, जितना ज्यादा खुरदरापन होगा घर्षण उतना ही ज्यादा अधिक होगा। ठीक है, जैसे ये भी दिखा रहा है कि बोल है, देखो जैसे बोल है और ये फर्श है, इसका छोटा सा इन्होंने हिस्सा लिया, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड है ना। जो इस अनियमितता को आसानी से पार कर देगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, जो अनियमितता को पार नहीं कर पाएगा वो वहीं रुक जाएगा, कम दूर तक जाएगा। अब बारी आती है, क्या घर्षण केवल ठोस सतहों पर ही लगता है, जल या गैस पर गतिमान वस्तुओं में घर्षण नहीं लगते। अब जैसे हवाई जहाज तो हवा में लगते हैं, तो क्या उनको कोई चीज रोकने वाली नहीं है क्या उनको, क्योंकि हवाई जहाज किसके कांटेक्ट में, हवा के, तो दो सतह है तो फिर भी आ गई ना कांटेक्ट में, तो क्या वहां घर्षण नहीं लगता, लगता है। वहां पर भी घर्षण लगता है। इसीलिए तो जैसे जो हवाई जहाज होते हैं या मछलियां होती हैं, उनकी एक विशेष प्रकार की शेप होती है, ऐसे विशेष आगे से ऐसे पतले ऐसे होते हैं ना, और इधर ऐसे विंग निकले होते हैं, ऐसे अलग प्रकार की शेप होती है हवाई जहाज की। क्यों होती है इस तरह की शेप, ताकि जो आगे हवा है इसको आगे जाने से रोक रही है, ये उसको आसानी से पार कर सके, उस घर्षण को ओवरकम कर सके। ठीक है। तो घर्षण क्या है, घर्षण एक प्रकार का बल है जो गति को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, कब लगता है, वो सतहों के बीच में लगता है। और एक और चीज आपने याद रखनी है, घर्षण कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा। एक तो होगा स्थैतिक, कौन सा होगा, स्थैतिक घर्षण। दूसरा होगा कौन सा, सर्पी घर्षण। ठीक है, और तीसरा कौन सा होगा, लोटनी, कौन सा, लोटनी। अब ये कैसे याद रखेंगे, स्थैतिक घर्षण होता है जो प्लेन जगहों पर लगती है। ठीक है, जिससे कि चीजें किस में रहते हैं, विराम अवस्था में। मान लो ये बॉक्स रखा है, ठीक है, इस फर्श पर रखा है, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा, तो जो ये फर्श है किस पर बल लगा रहा है, इस पर बल लगा रहा है, किस पर, इस बॉक्स पर। इसीलिए ये आगे नहीं जा पा रहा है। जैसे ही हम इस जितना फर्श बल लगा रहा है इससे ज्यादा बल लगा देंगे तो बॉक्स क्या होगा, जाने लगेगा। ठीक है, स्थैतिक होता है। सर्पी घर्षण क्या होता है, जो स्लाइड्स पे लगते हैं, ऐसे हम नीचे जाते हैं, स्लाइड सबने देखी है ना, ऐसे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे स्लाइड्स होती हैं, ऐसे आते हैं। तो ये वाला घर्षण कौन सा होता है, ये सर्पी घर्षण होता है। ठीक है, उसके बाद होता है लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण कौन सा होता है, जिसमें चीजें रोल करती हैं। जैसे ये है, कोई भी छोटी मोटी सी कार है ऐसे खिलौने वाली, ठीक है, या कोई सूटकेस, उसके नीचे क्या होते हैं, पहिए। अब देखो, अब इसको इस फर्श पे चलना है, किस तरीके चलना है, ऐसे घिसरते हुए तो नहीं चलना, ऐसे ऐसे तो नहीं जाना। कैसे जाना, ऐसे 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 जाना। पहिया तो कैसे चलेगा, घूमता हुआ चलेगा, है ना, घूमता हुआ आगे चलेगा। तो अब कौन कौन चीज कांटेक्ट में, ये पहिया कांटेक्ट में और फर्श के कांटेक्ट में। तो ये जो इस पहिए और फर्श के बीच में घर्षण लगेगा वो कौन सा घर्षण होगा, लोटनी घर्षण होगा। अब आप सोच के देखिए, एक प्लेन सरफेस है, एक सरफेस प्लेन है, ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, उस पर क्या बॉक्स हिलेगा, अपने आप से नहीं हिलेगा।
ऐसे ही सरफेस को आप क्या कर दिए, थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, क्या बॉक्स अपनी जगह से हिलेगा? हाँ, हिलेगा। तो अपने आप ही ऐसे ढलान पे तुम अपने आप नीचे आ जाते हैं ना, क्योंकि ये वाला घर्षण थोड़ा इस वाले घर्षण से थोड़ा कम होता है, इसमें ये अनियमितताएं कम होती है। तीसरा घर्षण आता है, अब इसी बॉक्स के नीचे क्या कर दो आप, इसी बॉक्स के नीचे आप क्या रख दो, पहिए लगा दो। तो पहिए तो ऐसे रोल कर करके जाएंगे, रोल कर करके जाएंगे, तो ये आसानी से चल पाएगा, यानी इसमें घर्षण और भी कम लगेगा। कैसे? मान लो इस फर्श है, इसमें अनियमितताएं है भी, तो ये जो पहिए हैं ये आसानी से इन अनियमितताओं को पार कर जाएंगे, आसानी से पार कर जाएंगे, तो इस पर बल कम लगेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, सबसे ज्यादा बल, घर्षण बल स्थैतिक में होता है, इससे कम सर्पी में होता है, और सबसे कम घर्षण बल किस में होता है? लोटनिंग में। समझ गए क्यों? क्योंकि लोटनिंग में क्या होते हैं, नीचे पहिए होते हैं कि वो रोल कर करके ऐसे लोट के लुढ़कते हुए जाते हैं, तो आसानी से इन अनियमितताओं को वो पार कर लेते हैं। आगे चलते हैं, आगे कौन सा बल पढ़ना है हमें? असंपर्क बल। कौन सा पढ़ना है? असंपर्क। यानी आप सोचो कोई बल, दो वस्तु ऐसे 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 कुछ जादू करके ये इसको अपनी तरफ ऐसे खींच रही है, बिना एक दूसरे को टच हुए, बिना एक दूसरे को छुए। देखा है ना आपने? किसको देखा होगा आपने? चुंबक को देखा होगा। तो असंपर्क बल में कौन सा बल आता है? एक चुंबकीय बल आता है। कौन सा बल आता है? चुंबकीय बल आता है। आपने देखा होगा चुंबक में जो लोहे की कील है, लोहे निकल इससे कीलें बनी होती है, क्या करते हैं इसको अपनी ओर आकर्षित, क्या चुंबक को इससे ऐसे बिल्कुल पास ले जाना पड़ता है इस पर बल लगाने के लिए? नहीं, थोड़ी देखो दूर भी रखी हुई है तो भी इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ना, इन्हें अपनी ओर खींच रहा है। तो ये कौन सा बल हो गया? असंपर्क बल। कौन सा हो गया? असंपर्क बल। तो क्या, अब देखो, अब क्या चुंबक सिर्फ अपनी ओर, बल में तो हमने दो चीजें पढ़ी थी कि अपनी ओर खींचना और दूर धकेलना। ठीक है, तो क्या चुंबक सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करता है, दूर नहीं धकेलता है? बिल्कुल धकेलता है। कैसे? मान लो दो चुंबक है, ये चुंबक है नॉर्थ साउथ, आपको पता है ना चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ साउथ, यानी कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ठीक है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में भी, जब अलग अलग ध्रुव, मानी दक्षिण ध्रुव के पास कौन सा ध्रुव ले आऊं मैं? नॉर्थ, है ना, उत्तर ध्रुव ले आऊं, जब अलग अलग ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। अब दो अलग अलग लोग हैं ना, वो तो एक दूसरे से नई नई चीजें मिलेंगी, तो एक दूसरे से दोस्ती करने की वो कोशिश करते हैं। तो जो असमान ध्रुव होते हैं एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं। खींचते हैं यानी कि क्या करते हैं? अभिकर्षण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अभिकर्षण करते हैं। दूसरा केस क्या होता है? ये है नॉर्थ साउथ। अभी साउथ के पास में दूसरा कौन सा ध्रुव ले आओ? साउथ ही ले आओ। तो क्या अभी इसको अपनी तरफ खींचेगा? नहीं। जब एक जैसे ध्रुव होते हैं वो तो एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर धकेलते हैं। ये सोच लो, एक जैसे लोगों की तो हमेशा लड़ाई बचती है। ठीक है, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, जा तू भी जा, तू भी जा। जब दूर धकेलने को हम क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण कहते हैं। यानी जो चुंबकीय वाला बल होता है उसमें दोनों चीजें काम करती हैं, अभिकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है क्या? स्थिर वैद्युत बल। कौन सा? स्थिर वैद्युत बल। ये कैसे होता है? हमें लेना है एक प्लास्टिक का स्केल। प्लास्टिक का स्केल आप सबके पास होगा, प्लास्टिक का स्केल जिससे हम ऐसे लाइनें मापते हैं, ऐसे माप के। उस प्लास्टिक के स्केल को आपने क्या करना है? उसको ना सूखे बालों से ऐसे ऐसे रब करना है। सूखे बालों से ऐसे ऐसे रब करना है 1-2 मिनट तक, और उसी टाइम कागज के वो छोटे छोटे टुकड़े आपने अपने पास रखने हैं, जैसे ये रखे हुए हैं, है ना, जैसे ये वाले रखे हुए हैं। तो जैसे ही ऐसे करने के बाद हम इन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को चिपकाने नहीं है ऐसे, देखो कितनी दूर है, गैप है ना इसके अंदर और इनके बीच गैप है, तो इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। देखो कुछ कागज चिपक भी गया। इसका मतलब अब इसने अपनी तरफ क्या किया? कागजों को अपनी तरफ क्या किया? खींचा है, अपनी तरफ कागजों को खींचा। अब खींच तो लिया, इसका मतलब बल तो लगा है। अब ये है कौन से वाला बल? इस बल को कहते हैं हम स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज बनते हैं। क्या बनते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसे ही हम बालों से इसको ऐसे रब करते हैं, तो जो हमारा स्केल होता है, जो हमारा स्केल होता है उसके ऊपर तो आ जाता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव को और क्या बोलते हैं हम? ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आता, ये छोटे छोटे से क्या थे? कागज के टुकड़े थे। अब ये तो क्या थे? न्यूट्रल, इनके पास तो कोई भी आवेश नहीं था। तो जो स्केल के पास नेगेटिव चार्ज है, अब ये क्या करता है? इस नेगेटिव चार्ज को इनको भी थोड़ा बहुत देने की कोशिश करता है, उस देने की कोशिश में उनको अपनी तरफ खींच लेता है।
ठीक है। अब जहां पर ये ऋणात्मक और धनात्मक आवेश आ गए, जहां आवेशों की बात हो गई, तो वो कौन सा बल हो जाएगा? वैद्युत बल। और स्थिर वैद्युत बल यानी कि इसने ये स्थिर वैद्युत, इसका नाम क्यों स्थिर क्यों है इसका नाम? क्योंकि जो स्केल है वो तो वहीं के वही है, कागज इसके पास जा रहे हैं, ये तो इसके पास नहीं है स्केल। तो इसीलिए इस बल का नाम हो जाएगा क्या? स्थिर वैद्युत बल। ठीक है। स्थिर वैद्युत बल में क्या होगा? जो अनावेशित पिंड होंगे यानी अनावेशित वस्तुएं होंगी, ठीक है, वो किसी भी आवेशित वस्तु पर क्या होंगी? किसी आवेशित वस्तु पर क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी जाके, ठीक है, उसके पास आ जाएंगी। अब कैसे हुआ? अब इसके ऊपर तो क्या था? स्केल के ऊपर तो क्या था? आवेश था। कौन सा आवेश था? नेगेटिव, ऋणात्मक। इनके पास कोई भी आवेश नहीं था। नहीं था तो इस आवेश ने क्या किया? इस बिना आवेश वालों को क्या किया? अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, आवेशित वस्तु ने इन अनावेशित वस्तुओं को अपनी तरफ क्या कर लिया? खींच लिया, इन पर एक बल लगाया। अब क्वेश्चन ये आता कि ये भी सिर्फ अपनी अपनी ओर खींच सकता है, ये वाला बल भी? क्या दूर नहीं धकेल सकता? ये कैसे पता चलेगा? ये देखो, एक एक्टिविटी करनी है। हमें क्या करना है? दो बैलून लेने हैं। क्या करने हैं? दो बैलून लेने हैं। और एक हमें क्या लेना है? एक हमें लेना है ऊन का कपड़ा। क्या लेना है? ऊन का कपड़ा। क्या लेना है? ऊन का कपड़ा। अब जो ऊन का कपड़ा है, ऊन के कपड़े से इसको दोनों बैलून को क्या करना है? हमें ऐसे ऐसे रगड़ना है। जैसे ही दो चीजों को रगड़ेंगे, रगड़ने से क्या होगा? उनके बीच के जो आवेश होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे। एक तरफ पॉजिटिव आएगा, एक तरफ नेगेटिव आएगा। तो जो ऊन का कपड़ा, उस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हमारे बैलून है इन पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब दोनों बैलून को सेम कपड़े से रगड़ा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस बैलून पे भी कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब जैसे ही दोनों इन बैलून को हम पास लाने की कोशिश करते हैं, वे क्या करेंगे? अब इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, दोनों ही एक जैसे आवेश है, ये खींचेंगे एक दूसरे को, दूर धकेलेंगे। ये दूर धकेलेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे? एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं? अब इसी बैलून के पास, मतलब दोबारा से ऐसे करते हैं, और दोबारा से उस ऊन के कपड़े और इस बैलून को पास लाने की कोशिश करते हैं, तो बैलून क्या करता है? उस ऊन के कपड़े पर क्या होगा? चिपक जाएगा। ठीक है। चिपक जाएगा। क्यों चिपकना मतलब क्या होगा? अभिकर्षण। क्या होगा? अभिकर्षण। क्यों चिपकेगा? क्योंकि ऊन के कपड़े पे पॉजिटिव चार्ज था, धनात्मक आवेश था, और इसके ऊपर बैलून के ऊपर क्या था? नेगेटिव। बैलून समझते हैं ना सभी लोग, गुब्बारा। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। तो एक दूसरे को इसके पर अपनी तरफ खींच लेगा। तो जो हमारा चुंबकीय बल है और जो हमारा कौन सा है? स्थिर वैद्युत बल है, दोनों के अंदर क्या होता है? आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। समझ गए? आप ये दोनों एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं। तीसरा असंपर्क बल कौन सा होता है? तीसरा असंपर्क बल होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये किस बल का नाम है? आपने देखो, अब मैं इसको ऊपर से छोड़ रही हूँ। अब ये क्या हुआ? ये नीचे की ओर गया। देखो क्या हुआ? नीचे की ओर गया। मैंने तो, मेरे हाथ ने क्या किया? मेरे हाथ ने कुछ किया है क्या? इसमें कुछ जादू था क्या? नीचे की ओर आ गया। आप कुछ पे गिरा के देखो नीचे की ओर। अब चाहे मैं इसको ऊपर धकेल दूं, फिर भी ऊपर जाके, कुछ ऊपर जाके ये नीचे आ गया। यानी कि नीचे से अब मेरे अंदर थी फोर्स, है किसी और चीज के अंदर थी? कहीं ना कहीं कोई चीज तो थी जिस जो उसको अपनी ओर, इस पेन को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो कौन आकर्षित करता है? आकर्षित तो कौन करता है? पृथ्वी। कौन करता है? पृथ्वी। क्योंकि वो अपने आप ना करके भी देखो, इसको दूर से भी करके देखो, अपने हाथ से दूर भी कर लो, तो भी ये नीचे आएगा। तो इसका मतलब आकर्षण बल मेरे हाथों से नहीं लग रहा है, पृथ्वी से लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल वही होता है कि जिसमें पृथ्वी चीजों को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक है। पृथ्वी चीजों को अपनी ओर खींचती है, और इसे आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल या फिर गुरुत्व कहते हैं। ठीक है। ये तो चलो ऊपर से नीचे गिर गई। अभी मैंने कहा ऐसे भी करके देखूं, तो ऊपर भी करके देखे, तो ऊपर का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वाधर गति। क्या? कौन सी गति? ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति में क्या होता है? चीजों को जब हम पहले क्या करते हैं? ऊपर की ओर फेंकते हैं। जब चीजें ऊपर की ओर जाते हैं, धीरे धीरे उसकी जैसे जैसे ऊपर जाती है, उसकी जो चाल होती है, उसकी जो स्पीड होती है, पहले क्या होती है? घटती है। और फिर एक पॉइंट पे जाके, मान लो ये बॉल थी, ठीक है, इसको हमने ऊपर फेंका, ये यहाँ तक गई। ऐसा तो नहीं होता ऊपर जाते रहते, कोई भी चीज ऊपर तो नहीं ऐसे से जाते रहते, उसके बाद वो नीचे भी आ जाती है ना। तो कुछ शीर्ष तक पहुंच के फिर वो रुकेगी। ऐसे नहीं रुकती हुए में दिखता, कुछ माइनर से सेकंड के लिए रुकती है। रुकने के बाद फिर से क्या होगी? वो बॉल ऐसे ऐसे नीचे आ गई, और जैसे ही नीचे आती है पूरी स्पीड में आती है।
तो यानी जब ऊपर की ओर धकेलते हैं तो स्पीड क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, फिर वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, और फिर वो क्या होते हैं, नीचे की आते हैं, उसकी चाल, उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों आई है वो नीचे, क्योंकि पृथ्वी कह रही थी आजा मेरे पास, पृथ्वी उस पर आकर्षण बल लगा रही थी। ठीक है, अब ये बस क्या पृथ्वी ने उस चीज को पकड़ रखा था, अब देखो क्या संपर्क में थी पृथ्वी उसके, नहीं। तो ये भी किस तरह का बल हो गया, असंपर्क बल, जिसमें बिना संपर्क में आए चीजों को अपनी ओर धकेले। क्या गुरुत्वाकर्षण, अब जैसे इसमें बल में दो चीजें हैं, एक तो अपनी ओर खींचना, एक दूसरी तरफ धकेलना। क्या गुरुत्वाकर्षण बल भी ऐसा है जो चीजों को दूर धकेल देता है? नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आकर्षित करता है, ये याद रखना है, आपसे वन वन मार्क में पूछा जा सकता है। इस बल में सदैव क्या होता है, सिर्फ एक आकर्षण बल होता है। ठीक है, और ये कहाँ काम करता है, जब हम ढलान से नीचे आ रहे होते हैं ना, साइकिल अपने आप नीचे जाते हैं, हमें भी लगता है हमारी ज्यादा एनर्जी ले रही है, हम खुद ब खुद नीचे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच रही होती है। क्लियर है? उसके बाद है भार, वेट, ये सबने सुना होगा भार, ये कहते, मैं कह दूं इसको, ये 1 किलो का है, ठीक है, ये 2 किलो का है, ये 3 किलो का है, ऐसे सुनते हैं ना, इसका वेट, इसका वजन, इसका भार इतना, एक्चुअल में भार होता क्या है? ठीक है, भार साइंस की लैंग्वेज में देखे तो होता है क्या, पृथ्वी का खिंचाव, यानी पृथ्वी उसको कितनी गति से, कितनी तेजी से, किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वो होता है उस वस्तु को भार। देखो, जिस बल से पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करती है वो उस वस्तु को भार कहलाता है। अगर पृथ्वी उसको कम बल से खींच रही है तो उस वस्तु का भार कम होगा, अगर ज्यादा उससे खींच रही है तो उस वस्तु का भार ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो भार है, यानी जो हम कहते हैं इसका वजन 50 किलो, 60 किलो, ये सब कहते हैं, तो उस जो भार की बात करते हैं वो क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है। तो इसीलिए जो हमारा वजन है उसको मापने की यूनिट भी क्या हो जाएगी, न्यूटन। अब आप कहोगे भार, वो तो हम ग्राम में और किलोग्राम में मापते हैं, तो भार तो हम कभी भी न्यूटन में मापते ही नहीं है। बिल्कुल सही सोचा। भार तो होता है कि पृथ्वी कितनी उससे बल से उसको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन हम तो उसको ग्राम और किलोग्राम में माप रहे हैं। क्यों? हम एक्चुअल में मापते हैं उस वस्तु का क्या, द्रव्यमान। क्या मापते हैं हम उस वस्तु का, द्रव्यमान। द्रव्यमान होते हैं उस वस्तु में उस पदार्थ की कितनी मात्रा है, वो कितनी मात्रा बताती है उसका क्या, द्रव्यमान, उसको मापते हैं हम ग्राम किलोग्राम में। जैसे इसके अंदर 10 ग्राम चीज होगी, मान लो इसमें 1 किलो कोई वस्तु होगी, तो 1 किलो ये द्रव्यमान है। आप कहेंगे लेकिन हम तो इसको कहते हैं वजन, हम गलत कहते हैं। वो जो हम मापते हैं वो क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान। अब इस द्रव्यमान और भार में क्या फर्क है, देखिए, जो भार है, वेट है, इसके अंदर क्या इंक्लूड है, ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल इंक्लूड है, और इस द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण बल इंक्लूड नहीं है। तो हम भार और द्रव्यमान एक एक जैसे क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो ये होता है, देखो, एक सेकेंड, जो हमारा भार होता है, भार यानी कि जो हमारा वेट होता है, हम कह रहे हैं कि हम इसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल यूज करते हैं हम इसके अंदर, कि कितनी बल से पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच रही है। तो जो भार होता है ना, वेट होता है, उसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है एम जी। एम का मतलब क्या होता है, मास। मास का माने क्या, मास माने क्या, द्रव्यमान। ठीक है, और जी क्या होता है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी भार के अंदर तो द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों यूज होते हैं। तो क्यों कह रहे हैं कि हम इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, हमें भार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लगता है, हर जगह पर एक नहीं लगता है। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है कि वस्तु की वजह से, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अलग है। अगर हम चले जाए कहाँ पर, चांद पर चले जाए, अब गुरुत्वाकर्षण बल तो पृथ्वी को ऐसे लग रहा है ना, पृथ्वी का साइज बड़ा था तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था। अब चांद का साइज तो छोटा सा है, इसलिए चांद का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, इसीलिए जो हमारा भार होगा, हमारा भार होगा, वो चांद पर जाकर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे अंदर जितनी मात्रा थी वो तो उतनी की उतनी है, इसके अंदर जो मात्रा होती है वो भी इंक्लूड करता है, साथ में क्या इंक्लूड करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल कम है, हाँ। तो इसका मतलब अलग अलग जगहों पर हमारा वजन या हमारा भार क्या आ सकता है, अलग अलग। तो इसीलिए भार वेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं,
हम किसका इस्तेमाल करते हैं? द्रव्यमान का। ठीक है, द्रव्यमान करते हैं, इसीलिए तो हम इसको ग्राम और किलोग्राम में लिखते हैं। हाँ, करते हम द्रव्यमान का इस्तेमाल है, लेकिन हम कहने में इसको क्या कह देते हैं? भार। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, हमें द्रव्यमान ही बोलना चाहिए। अब सोचने की बात है, क्या पृथ्वी पर हर जगह पर भार सेम रहता है? नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर भी गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होता है। अभी आपके लिए क्वेश्चन है, अब जैसे ये पृथ्वी है, ये हमारा क्या होता है? इक्वेटर, जो हमारी बीच वाली लाइन होती है। ये हमारे होते हैं ध्रुव। ठीक है, पोल्स होते हैं। ठीक है, अब जो ध्रुव होते हैं और जो हमारे ये इक्वेटर होता है, इस पर भी हमारा भार अलग अलग होता है। पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर भी भार अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग भागों पर गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होता है। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण बल? गुरुत्वाकर्षण बल डिपेंड करता है, जो वस्तु बल लगा रही है उसका द्रव्यमान कितना है। देखो, ये आपको याद रखना है। कैसे? m1 m2 बाई आर स्क्वेयर, ये गुरुत्वाकर्षण का आपने फॉर्मूला याद रखना है। ये कांस्टेंट है, इसको अभी के लिए आप भूल जाइए, ये अभी आपके काम करनी है। इसके अलावा किस किस चीज पे डिपेंड करता है? एम का मतलब क्या है? द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। m1 क्यों लिखा है? द्रव्यमान पहली वस्तु का, मान लो पृथ्वी लगा रही है, तो द्रव्यमान किसका? पृथ्वी का। m2 किसी वस्तु को तो खींच रही है ना, जैसे इस पेन को खींच रही थी, तो m2 का मतलब क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इस पेन का। और आर स्क्वेयर क्या हो जाएगा? इन दोनों की जो रेडियस है, इन दोनों की जो त्रिज्या है, उसका स्क्वेयर, मानी कि इन दोनों के जो बीच की दूरी है। ठीक है, तो इन इन चीजों पे देखो, तो यानी कि द्रव्यमान पे भी डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण बल, और दो चीजों के बीच की दूरी पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग जगहों पर अलग अलग आता है। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे कि चांद पर जाकर क्या हमारा वजन कम हो जाएगा, तो आपने कहना है हाँ, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, चांद पर कम है। जितना पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उसका 1/6 गुरुत्वाकर्षण बल है सिर्फ चांद पर। तो हम हल्के फील होंगे चांद पर जाके। ठीक है, तो आपको समझ आया द्रव्यमान और भार में क्या फर्क है? द्रव्यमान तो उसके अंदर पदार्थ की मात्रा है, भार उसके अंदर क्या भी इंक्लूड कर देती है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब बारी आती है बल, यानी भार को कैसे माप सकते हैं? देखो, कमानीदार तुला, भार को मापने के लिए जो ये है एक स्प्रिंग बैलेंस इसको हम कहते हैं, या एक कमानीदार तुला, ये इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम किसी वस्तु का भार माप सकते हैं। कैसे? इसके नीचे एक हुक होता है, आप इस पर इसको लटका दीजिए, और जहां पर ये आकर रुकेगा वही उस वस्तु का भार होगा। ठीक है, एक तो इस वस्तु पर सब किस में लिखा हुआ है? न्यूटन में, एन। यानी कि वस्तु को भार हमें किस में पढ़ना है? एन, न्यूटन में पढ़ना है। ठीक है, तो क्या होगा? जितना ज्यादा वस्तु का भार होगा, ये स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग लगा हुआ है ना, अब मान लो ये स्प्रिंग है, अगर ये इसका वजन ज्यादा, तो स्प्रिंग ज्यादा खींचेगा, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाएगी। और अगर इसका भार कम होगा, तो स्प्रिंग की लंबाई क्या रहेगी? कम रहेगी। तो स्प्रिंग की लंबाई डिपेंड करती है कि स्प्रिंग कितना खींचता है, तो उसका वजन कितना है, इस पर, इस बेस पर ये बना रखा है। यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भार वस्तु को क्या करता है? उसको नीचे की ओर खींचता है। ठीक है, उसको नीचे की ओर खींचता है, और स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होती है। क्लियर है? ठीक है, स्प्रिंग की लंबाई में समझ गए ना? कोई भी स्प्रिंग है, आप उसके कोने पे कोई भी चीज लटका के देखे तो स्प्रिंग खुल जाता है ना। जितना ज्यादा वजन होगा स्प्रिंग में, स्प्रिंग उतना ज्यादा खुल जाएगा। अब बारी आती है एक क्या काम करना आपने इसको देखते हुए। मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, न्यूटन। ठीक है, ऐसे ही है ये। और यहाँ नीचे क्या लगा हुआ है? हुक लगा हुआ है। इसको जैसे भी कोई भी चीज है, इसको जैसे हम ऐसे नीचे की तरफ खींचेंगे, तो जो यहाँ पे स्प्रिंग है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लो कोई चीज हल्की हो गई, ठीक है, तो ये लेंथ कहाँ पर आकर रुक जाएगी? 2 पर आकर रुक जाएगी। ठीक है, अगर इससे कोई थोड़ी चीज क्या होगी? भारी होगी, तो स्प्रिंग की लेंथ थोड़ी और बढ़ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये 4 पर आकर रुक जाएगा। ठीक है, तो हम तो कह रहे हैं कि 2 पर आकर रुकेगा, 4 पर, इनके बीच में भी तो कहीं पर रुक सकता है, उसको कैसे मापते हैं? इसको मापने का तरीका क्या होता है? मान लो 3 और 4, इनके बीच में 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको क्या करना होता है? जैसे इस पे भी लगा हुआ है, आपको क्या करना होता है? जो इनके बीच के होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक, 1 2 3 4
और 5। आपको इन दोनों के बीच के ये डॉट्स होते हैं ना, लाइंस होते हैं, इनको काउंट करना होता है। अब 3 और 4 इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। अब इन ये कितने भागों में डिवाइड है? 5 भागों में डिवाइड है। तो 1 बटे क्या करना पड़ेगा? 5। तो इसके बीच की वो कितना आ जाएगा? 0.2 न्यूटन। यानी जो एक डंडा है अगर इस पर आकर रुकेगा तो ये कितना हो जाएगा? 3.2 न्यूटन। इस पर आकर रुकेगा कितना हो जाएगा? 3.4 न्यूटन। मतलब एक जो डंडे की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 0.2। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्प्रिंग के अंदर ये 10 है, ये डंडे ये टोटल ये जैसे आपके स्केल के अंदर भी होते हैं, अगर वो 10 है तो उसका क्या करना पड़ेगा? 1/10, यानी जो एक बीच का डंडा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1। तो यहां से आप जो लिस्ट काउंट होता है, छोटा मान होता है, वो निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब ये क्वेश्चन है पेपर में भी आ सकता है, द्रव्यमान बनाम भार। ठीक है। तो द्रव्यमान क्या होगा? किसी पदार्थ की कुल मात्रा उस वस्तु में, मान ली इस वस्तु में कितनी मात्रा है, ये होगा उसका द्रव्यमान। लेकिन अगर इसके अंदर मैं क्या जोड़ दूं, अगर मैं कहूं कि इसको पृथ्वी कितने बल से नीचे खींच रही है, ऐसे कितने बल से नीचे खींच रही है, तो वो हो जाएगा इसका क्या? भार। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जिससे पृथ्वी वस्तु को खींचती है। द्रव्यमान को हम किससे मापते? किलोग्राम में और ग्राम में। अब मैंने कहानी सुना दे भी, ये मत कहना हम तो कहते हैं 10 ग्राम का है, तो ये तो 10 ग्राम का द्रव्यमान हुआ, लेकिन हम उसको भार कहते हैं। हम गलत कहते हैं, हम एक्चुअल में बात करते होते हैं द्रव्यमान की। ठीक है। और भार को किस में मापते हैं एक्चुअल में? न्यूटन में, क्योंकि भार एक प्रकार का क्या होता है? बल। और द्रव्यमान हर जगह पर क्या रहता है? सेम, समान रहता है। पदार्थ की मात्रा तो कहीं नहीं बदलती, चाहे हम चांद पर चले जाए, चाहे मंगल ग्रह पर चले जाए, पदार्थ की मात्रा तो उतनी ही रहेगी। लेकिन बल चेंज हो जाता है, किस वजह से? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल बदलता है, इसलिए भार हर जगह पर चेंज हो जाता है। द्रव्यमान को कैसे मापते हैं? फिजिकल बैलेंस आता है, भौतिक तुलना उससे माप सकते हैं। और भार को किससे माप सकते हैं? हम कमानीदार तुला से। ठीक है। तो वस्तु के भार में परिवर्तन हो सकता है, उसके द्रव्यमान में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए हम चीज तो ठीक मापते हैं ग्राम किलोग्राम में, लेकिन हम उसको नाम गलत देते हैं। ठीक है। हम उसको नाम देते हैं वेट का, लेकिन एक्चुअल में वो साइंस की लैंग्वेज में क्या होता है? द्रव्यमान। समझ गए? अगर हम उसको भार कहेंगे तो इसका मतलब है हम उसके गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर। और आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।